वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये हमारी क्लास 9th की साइंस की पहली क्लास है। बता दें आपको, क्लास 9th की साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का, दूसरा है हमारा फिजिक्स का एंड थर्ड है हमारा बायोलॉजी का। तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं अपने पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। अगर हम बात करें पदार्थ की, तो हमारा जो पदार्थ होता है, प्रकृति में उपस्थित कोई भी भौतिक कण जिसमें एक निश्चित भार होता है, जिसका कुछ आयतन होता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर पदार्थ को एक दूसरे शब्द से डिनोट करना चाहें तो उसे हम द्रव्य भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को या द्रव्य को 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। सेकंड हमारा द्रव, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। एंड थर्ड है हमारा गैस, जिसे हम गैस ही कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि पहले बताया गया कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। अब बात करते हैं हम कि ठोस क्या होता है। तो प्रकृति में उपस्थित कोई भी पदार्थ जिसका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लोहा ले लेते हैं, तो लोहे का एक निश्चित आकार होता है और उसका एक निश्चित आयतन होता है, तो लोहा एक ठोस पदार्थ है। सेकेंड हमारा द्रव, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो प्रकृति का कोई भी पदार्थ जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है परंतु जिसका निश्चित आयतन हो, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अगर हम एक पानी को बॉटल में रख देते हैं तो उसका आकार लंबा हो जाता है, और इसी अगर पानी को हम एक थाली में रख देते हैं तो उसका आकार हमारा चपटा हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। अब इस पानी को आप चाहे बॉटल में रखें, चाहे तो आप एक थाली में रखें। अगर इस बॉटल में वो 1 लीटर है तो इस थाली में भी वो 1 लीटर ही होगा, अर्थात उसका आयतन निश्चित होता है। आइए बात करते हैं गैस की। तो गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, अर्थात प्रकृति में उपस्थित कोई भी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। आइए अब देखते हैं ठोस के गुण। तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है, उसका निश्चित आयतन होता है, इसमें कोई भाव नहीं होता है, इसके कण अत्यंत पास पास होते हैं। ऐसी बात करें अगर द्रव की, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, इनमें बहाव होता है। अगर हम पानी को बहाते हैं तो हमेशा ऊंचाई से निचली सतह की ओर बहता है और इनके कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी होता है। नेक्स्ट बात करें गैस की, तो इनका आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, इनमें बहाव होता है, जैसे हमारे वायु में बहुत सारी गैसें बह रही हैं और इनके कणों के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। आइए और देखते हैं अब इस चैप्टर के अंदर उपस्थित सभी डिफिनीशंस को। पहली डिफिनीशन है हमारी पदार्थ। अगर पदार्थ की बात करें तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस इन्हीं तीनों चीज़ों से बनी है, तो इन तीनों चीज़ों के ही कॉम्बिनेशन से हमारी विश्व की प्रत्येक सामग्री बनकर तैयार होती है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। पदार्थ स्थान घेरते हैं और इसका द्रव्यमान होता है। तो कुल मिलाकर हम इस पदार्थ की डिफिनीशन में ठोस, द्रव और गैस तीनों की अगर डिफिनीशन मिला देते हैं तो हमारी पदार्थ की डिफिनीशन तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं कणों के भौतिक गुण की। अगर हम बात करें पदार्थ के भौतिक गुणों की, तो पदार्थ जो होता है वो कणों से बना होता है, यह सतत नहीं होता है। सतत नहीं होने का मतलब है यह केवल एक कण नहीं है, इसमें अनगिनत बहुत सारे कण होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा पदार्थ बनकर तैयार होता है। अब बात करते हैं हम पदार्थ के गुणों की।
अगर हम बात करें पदार्थ के गुणों की, तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पदार्थ के किरणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर हम बात करें पदार्थ के कणों के बीच में स्पेस होता है, तो हाँ, उनके बीच में स्थान होता है, क्योंकि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी पानी के बीच उपस्थित भागों में अपने स्थान को प्राप्त कर लेती है। आइए अब इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये हमारा एक बर्तन है जिसमें हमने पानी भर के रखा है। अब हम इस बर्तन में कोई भी एक चीज़ मिला देते हैं। जैसे ही हमने कोई लवण इसमें मिला दिया, तो थोड़ी देर के बाद ये लवण और ये जल दोनों आपस में मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि गुरुत्वाकर्षण में बताया गया है कि कुछ दूरी पर स्थित हमारे दो द्रव्यमान जो कि r दूरी पर स्थित हैं, सदैव एक दूसरे को एक आकर्षण बल से एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। आइए अब देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली हमारी ठोस अवस्था, दूसरी हमारी द्रव अवस्था और तीसरी हमारी गैसीय अवस्था। इसी के आधार पर हमने मानव शरीर को भी 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अगर बात करें हम ठोस अवस्था की, तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित हड्डियां और दांत ठोस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें हम द्रव अवस्था की, तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित रक्त और जल इसकी द्रव अवस्था को दिखाते हैं। अगर बात करें गैसीय अवस्था को, तो फेफड़ों में जो हमारी हवा भरी होती है वो हमारी गैसीय अवस्था को दिखाती है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस की बात करें तो वह पदार्थ जिसका एक निश्चित आकार होता है, वो पदार्थ जिसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा जिसका एक निश्चित आयतन होता है तथा जिसकी संपीड्यता नगण्य होती है, और ये पूर्ण रूप से दृढ़ होते हैं। दृढ़ होने का मतलब है कि इनके कणों के बीच में कोई भी गति नहीं होती है। आइए अब देखते हैं द्रव अवस्था। अगर हम बात करें द्रव अवस्था की, तो द्रव जो होते हैं वो हमारे तरल होते हैं। इनमें बहाव होता है, जैसा कि हमारा पानी हमारा हमेशा बहता रहता है। द्रव का कोई भी आकार नहीं होता है। इसको जिस बर्तन में रख देंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। परंतु द्रव का एक निश्चित आयतन होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 1 लीटर पानी है, चाहे उसे बॉटल में रख दें चाहे उसे कटोरी में रख लें, लेकिन उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। द्रव बहुत ही कम संपीड़न वाले होते हैं। आइए देखते हैं हम गैसीय अवस्था को। अगर बात करें हम गैसीय अवस्था को, तो गैसों में बहाव होता है। इनमें संपीड़न अधिक होता है। गैसों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, ना ही इनका कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई इनका निश्चित आयतन होता है। अर्थात गैस के जो कण होते हैं इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। इनके बीच कणों का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। आकर्षण बल कम होने के कारण गैसों में बहाव बहुत ही अधिक होता है। ये द्रव के जैसे इनका निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस भी जिस बर्तन में रख दी जाती है या उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है। आइए अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और ये 3 अवस्थाएं आपस में बदलती रहती हैं। अगर हम बात करें पानी को, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो पानी की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर इसकी ठोस अवस्था की बात करें तो बर्फ इसकी ठोस रूप को दिखाता है। अगर इसके द्रव भाग को देखें तो ये पानी हमारा जो होता है। अगर गैसीय अवस्था को देखें तो जो वाष्प रूप होता है या उसकी गैसीय अवस्था को दिखाता है। अब बात करें अगर अवस्था परिवर्तन की, यदि हम बात करें बर्फ़ की, अगर हम बर्फ़ को थोड़ा सा गर्म करें तो वो पानी में बदल जाता है। अगर इसे थोड़ा सा और गर्म कर दें तो ये वाष्प में बदल जाता है। अब अगर हम वाष्प से फिर से पानी या बर्फ़ बनाना चाहते हैं, तो अगर इस वाष्प को तो हम ठंडा करते हैं तो ये पानी में बदल जाएगी। अगर पानी को और ज़्यादा फ्रीज कर दें तो ये बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था को हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा आपस में चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा तापमान में परिवर्तन। अगर हम किसी पदार्थ की तापमान में परिवर्तन करते हैं तो वह अपनी अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है।
आइए देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा गलनांक। आइए देखते हैं कि गलनांक होता क्या है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। तो अगर हम बात करें, कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है, इसको हम गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते करते ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलना शुरू हो जाता है तो थोड़ी ही देर में ये पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये पिघलना शुरू हो जाता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। अब जब ये गलना शुरू होता है तो उस समय अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा का पूरा पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदल जाता है। गलने की अवस्था में इसको दी गई ऊष्मा हमारी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आइए देखते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात पदार्थ जब पिघलना शुरू होता है तो उस समय दी गई अतिरिक्त ऊष्मा पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आइए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, क्वथनांक, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो जिस टेम्परेचर पर वह द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अर्थात एक टब में अगर हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो जिस टेम्परेचर पर वह द्रव पहली बार उबलना शुरू होता है या पहली बार नीचे से कोई बूंद ऊपर की तरफ आती है तो यह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब आते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगर बात करें, कोई हमारे पास द्रव है, उसको हम गर्म करते जा रहे हैं, लगातार गर्म करते जा रहे हैं, तो जब ये उबलना शुरू होगा तो उस समय इसको दी गई समस्त ऊर्जा उस द्रव के द्वारा खींच ली जाती है जब तक कि उसके सारे कण समान ताप पर नहीं आ जाते हैं। अर्थात वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइए अब देखते हैं फिगर के द्वारा कि ताप में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कोई ठोस अवस्था है या कोई ठोस पदार्थ है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ठोस अवस्था है। अगर हम इसकी ऊष्मा बढ़ा देते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। अगर इस द्रव अवस्था की हम ऊष्मा फिर से बढ़ा दें तो ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप हम यूज़ करते हैं कि इस गैसीय अवस्था को फिर से हम ठंडा करते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी, और द्रव अवस्था को फिर से ठंडा करते हैं तो ये फिर से ठोस अवस्था में बदल जाएगी। आइए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन, ऊर्ध्वपातन। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम गर्म करते हैं तो वो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, और अगर उनको हम ठंडा करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले हुए गैस से सीधे वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात कोई हमारे पास एक ठोस पदार्थ है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो सीधे गैस में बदल जाता है, और इस गैस को अगर हम दोबारा ठंडा करते हैं तो वो सीधे ठोस में बदल जाता है। इसमें द्रव में एक बार भी ना तो ठोस द्रव में बदलता है और ना ही गैस द्रव में बदलती है। ये प्रक्रिया सीधे ठोस से गैस में और गैस से ठोस में होती है। आइए देखते हैं अब एक एग्जाम्पल। जैसे हम देखते हैं कि कपूर या हमारा अमोनियम क्लोराइड, अगर हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर सीधे जलकर वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो सीधे वो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में एकत्रित हो जाता है, जो कि ठोस अवस्था को प्रदर्शित करता है। अर्थात कपूर एक ऊर्ध्वपातन का अच्छा एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं, यदि हम पदार्थ की किसी अवस्था पर दाब परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान घटा दें और उसका दाब बढ़ा दें, अर्थात ताप घटाने पर
और सिलेंडर में किसी गैस को लेकर उसे संपीड़ित करने का मतलब होता है दबाना। अगर दबाते हैं तो उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगर किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती जा रही है तो वो गैस से द्रव में और द्रव से वो ठोस अवस्था में बदल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम ताप घटाने के साथ साथ में हम दाब को बढ़ाते जाते हैं, जैसा कि हमारा चित्र में दिखाया गया है, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें कोई एक पदार्थ ले लिया गया है, इस पर हमने पिस्टन से लगातार दाब लगाया। दाब लगाने से इसके कणों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। तो यदि इनके कणों के बीच की दूरी कम होती जाएगी तो हमारे ये कण और नज़दीक आते जाएंगे, और नज़दीक आने के कारण होगा क्या, गैस हमारी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। आइए हम देखते हैं अब वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण हमारा द्रव में होता है, अर्थात यह द्रव का एक गुण है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, अर्थात किसी द्रव के ऊपरी सतह पर यह क्रिया होती है। अब बात करते हैं कि वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण द्रव पदार्थों में जब उसके कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात कोई द्रव जब अपने क्वथनांक के नीचे अपने आप द्रव से गैस में बदलने लगता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। आइए अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला पॉइंट है हमारा सतही क्षेत्रफल। अगर हम बात करें कि अगर इसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हम एक गिलास में 500 ml पानी लेकर रखते हैं और वहीं दूसरी एक प्लेट में 500 ml पानी लेकर रखते हैं, अगर इन दोनों को हम बाहर वातावरण में रख देते हैं तो हमारा प्लेट का पानी पहले उड़ जाएगा और ग्लास का पानी बाद में उड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा है और ग्लास का कम होता है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से उसका वाष्पीकरण भी अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आइए इसे अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने एक बाउल में 500 ml पानी ले लिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे बाउल में भी 500 ml पानी ले लिया। एक को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे को हमने लैंप के द्वारा धीरे धीरे गर्म किया। सबको पता है गर्म करने पर इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इसके कण सतह को छोड़कर भागने लगेंगे जिसके कारण इसका वाष्पीकरण इसकी तुलना में अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब हमारा नमी होती है। यदि वातावरण में पहले से ही नमी उपस्थित है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अर्थात अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ठंडक में आर्द्रता वातावरण में अधिक होने के कारण हमारे कपड़े देर से सूखते हैं तथा इसके विपरीत गर्मियों में वायु में आर्द्रता कम होने के कारण हमारे कपड़े ज़्यादा सूखते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों में उपस्थित पानी का वाष्पीकरण गर्मी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वायु की गति। तो यदि वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तेज हवा लगने से हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आइए अब बात करते हैं वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण ही वातावरण हमारा ठंडा हो जाता है। आइए अब इससे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि किसी पदार्थ की ऊर्जा नष्ट हो गई तो ये अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के कणों से ऊर्जा खींचता है। अब जब ये ऊर्जा खींचेगा तो इसकी भी गर्मी कम होती जाएगी। अगर इसकी गर्मी कम होती जाएगी तो ये हमारा ठंडा होता चला जाएगा। इसी कारण इस पदार्थ ने इसकी एनर्जी खींच ली और बाहर का हमारा वातावरण
ठंडा हो जाता है। ये आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। जब हम बर्फ़ को खाते हैं तो बर्फ़ जब मुंह के अंदर जाती है तो इसको पिघलने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, या ऊष्मा दांतों से खींचता है। दांतों से ऊष्मा खींचने के कारण दांत के अंदर की जो गर्मी होती है वो बर्फ़ को मिल जाती है और बर्फ़ आसानी से पिघलना शुरू हो जाती है। बर्फ़ तो पिघलना शुरू हो जाती है, परंतु इसकी गर्मी कम हो जाने के कारण ये अब ठंडक फील करता है, जिसके कारण बर्फ़ खाते समय हमें दांतों में बहुत ही ठंड महसूस होती है। आइए अब देखते हैं वाष्पीकरण के कुछ अन्य उदाहरण। अगर हम बात करें एसीटोन की, या हम सिंपल सा पेट्रोल लेते हैं। अगर पेट्रोल को हम अपने हाथ पर रखते हैं तो हाथ में हमें बहुत ही ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हमारे हाथ की ऊष्मा निकल जाने के कारण हमें हाथ में ठंडक महसूस होती है। सेकंड क्वेश्चन, गर्मियों में लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। जब हम मैदान में पानी छिड़कते हैं तो पानी जो होता है मैदान की ऊर्जा लेकर वाष्प में बदल जाता है। चूँकि पानी ने मैदान की गर्मी को खींच लिया है, जिसके कारण वो ज़मीन ठंडी हो जाती है। ये था हमारा पहला चैप्टर, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। तब तक घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू।